नाइट्रोजन दूंगी। चिड़िया मिली थी, चिड़िया कह रही थी कि मैं जब ये वृक्ष बन जाएंगे तो मैं इन पे अपने घोंसले बनाऊंगी। चंद्रमा कह रहा था कि मैं तो अपनी पूरी शीतलता इनको दे दूंगा तो इनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जो बीच वाला गमला था उससे कोई कुछ भी नहीं कहा। उससे जो नेगेटिव वाला गमला था उसके पास जाके वो कहने लगता था, क्या करोगे उगकर? ये दुनिया इस लायक ही नहीं है कि इस दुनिया में उगा जाए। इस दुनिया की परिस्थितियां ही ऐसी नहीं है कि इस दुनिया में रहा जाए। सूरज मिला था, कह रहा था इसको उगने तो दो, इतनी तेजी से आग बरसाऊंगा इसको जलाकर राख कर दूंगा। हवा कह रही थी कि इतनी तेज चलूंगी कि इसकी जड़ों को उखाड़ के फेंक दूंगी। चिड़िया कह रही थी कि अपनी जो पैनी चोंच है मैंने तो इसी के लिए तैयार कर रखी है, इसको काट काट के गिरा दूंगी। उन बीजों के बाहर निकलने का, जमने का जो एवरेज टाइम था वो 4 दिन था। तो जो पॉजिटिव बातें जिन बीजों से हुई थी वो 3 दिन में ही उगाए, बीच वाले 4 दिन में उगे, और नेगेटिव गमले वाले उगे ही नहीं। वो उगे और जैसे एक टर्म यूज होता है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में, रापड़, तो उनको रापड़ सी लग गई थी और वो गुंजटा मार के अंदर ही अंदर डर के मारे मिट्टी से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। और वो तो बीज थे। हालांकि हम तो ये मानते हैं कि उनमें भी प्राण तत्व है। इसी तरीके से मनुष्यों से भी, चाहे अपना कोई भी सर्किल हो, अपना पीयर ग्रुप हो, कोई भी किसी भी रिलेशन में कोई हो, स्टूडेंट्स टीचर्स का रिलेशन हो, गुरु शिष्य का रिलेशन हो, माँ बेटी का हो, बाप बेटे का हो, इवन कि एक देश का दूसरे देश के साथ रिलेशन हो, उन रिलेशंस पर भी पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव इन बातों का असर होता है। और जैसी बातें जिस परिवेश में होती हैं वो पूरा का पूरा परिवेश ऐसा ही हो जाता है। क्या बात है कि सिंगापुर के बच्चे आजकल सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पूरी दुनिया में। क्या बात है कि साउथ कोरिया के जो बच्चे हैं वो जो मोबाइल हम बड़ी बड़ी लैब में नहीं बना पाते, साउथ कोरिया के बच्चे 10th क्लास के अपने प्रैक्टिकल में 10th क्लास की अपनी लैब में बना लेते हैं। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि फिनलैंड के बच्चे, दुनिया में जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें फिनलैंड के बच्चे सबसे ज़्यादा आते हैं। और ऐसा क्या था जो यूएसए की गवर्नमेंट ने, अब कहते हैं लोग, मुझे पता नहीं, बात रिकॉर्ड हो रही है, मुझे सच्चाई पता नहीं, ऐसा मैंने सुना है कि भारत पर दबाव बनाकर ये प्रयास किया गया
और ये नियम लाया गया कि भारत में 9th तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। किन्हीं ताकतों ने भारत के बच्चों से डर के ऐसा नियम लाए होंगे जिससे भारत के बच्चे पढ़ाई से अलग हट जाएं और उन देशों में जाकर नौकरी न मांगे। तो एक हमारी बातों का पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव, उसका एक इकोसिस्टम बनता है। और बातें तो पूरे परिवेश में घूमती हैं। बातों के बारे में बहुत सारी कहावतें हैं। जैसे एक कहावत तो यह है कि दीवारों के भी कान होते हैं, और साइंटिस्ट इस पर भी काम कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कृष्ण ने जो बोला आज से 5132 साल पहले, उसको रिकॉर्ड किया जाए। अब किसी को ये कहोगे कि ऐसा तो संभव ही नहीं है, बहुत सारे लोग इस बात को कहेंगे। और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसा लगता भी है कि शायद ये तो संभव ही ना हो। लेकिन आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले यही कहाँ संभव था कि हम अमेरिका में बैठे हुए लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेंगे या व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे। 100 साल पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो 100 साल बाद अर्जुन और कृष्ण का संवाद कोई मशीन पकड़ ले, इससे कैसे झुठलाया जा सकता है, इसको कैसे नकारा जा सकता। तो हमारी बातों का एक इकोसिस्टम बनता है, और किसी भी देश का एक इकोसिस्टम होता है, और एक देश का इकोसिस्टम एक देश के लोगों को डेवलप करता है। आईआईटी का अपना एक इकोसिस्टम है, आईआईएम अहमदाबाद का अपना सिस्टम है, एम्स का अपना अलग इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग आपस में किस बॉन्डिंग के साथ जुड़े होते हैं, किस प्रकार का उनका कोलैबोरेशन होता है, किस प्रकार के उनके इमोशंस होते हैं, किस प्रकार के उनकी वर्किंग पैटर्न होता है, कार्यशैली होती है। तो ये सारे बातें मिलाकर किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी देश, किसी भी संस्था को आगे ले जाती है और किसी भी संस्था को डुबो भी देती है। भारत में कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। जैसे दुनिया तो अब ये मानती है कि दिमाग यहां पर है, लेकिन अब तो दुनिया ये भी मानने लगी है कि सचिन का दिमाग यहां था, कलाई में था। अब दुनिया तो ये भी मानने लगी है कि पायलट का दिमाग उसकी उंगलियों में होता है। मजाक में हमारे देश में भी कहते थे कि फौजियों का दिमाग घुटनों में होता है। और अब सबसे ज्यादा इफेक्टिव दिमाग जो माना जा रहा है, वो आप सब लोग उस वर्ड को बोलते हैं गट फीलिंग को। तो गट फीलिंग क्या है? सबसे अच्छे विचार कहाँ आते हैं, सबसे ज्यादा विचार कहाँ आते हैं? सोच आले में। तो जब पेट खाली होता है तो ज्यादा अच्छे विचार आते हैं। इसलिए भारत में सबसे ज्यादा एक चीज पर जोर दिया गया, वो था उपवास। और दूसरा जो जोर दिया गया भारत में, वो मौन पे दिया गया। गांधी जी को तो सबसे ज्यादा पढ़ा ना हम लोगों ने, गांधी से ज्यादा तो किसी को पढ़ा नहीं। तो गांधी क्या करते थे? गांधी अपने शिष्यों को कौन सी शिक्षा देते थे? मौन की शिक्षा देते थे। चाणक्य, कृष्ण के बाद अगर पूरी दुनिया को किसी ने मोबिलाइज किया तो चाणक्य ने किया, चाणक्य के बाद गांधी ने किया।
तो गांधी और चाणक्य दोनों मौन पर ज्यादा जोर देते थे। और एक कहावत कही भी जाती है कि बोलने के लिए किस चीज की जरूरत है, तो बोलने के लिए नॉलेज की जरूरत है। जिसको नॉलेज होगी वो बोलेगा, लेकिन चुप रहने के लिए किसकी जरूरत है? चुप रहने के लिए विजडम की जरूरत है, विवेक की जरूरत है। नॉलेज हुई और विजडम ना हुई तो इसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं प्रॉब्लम चिल्ड्रन। वो प्रॉब्लम चिल्ड्रन की तरह बिहेव करेंगे। तो नॉलेज के साथ साथ विजडम का होना बहुत जरूरी है। अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा। अब एक तरीका तो यह था कि आपको पेपर दिया जाता और उस पर लिखवाया जाता और फिर हम उसका एनालिसिस करते। दूसरा तरीका यह है कि मैं 6-7 क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उनका मुझे जवाब देंगे और मैं उनका फिर बाद में एनालिसिस करके सब लोगों से, जितने लोगों से संभव होगा, पर्सनल बातें करें। अब बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं और उनके बहुत आसान से उत्तर भी हैं। बस हमको करना क्या है कि उत्तर बहुत जल्दी दे दें। तो कागज वाला सिस्टम तो थोड़ा सा उनको संभालना भी मुश्किल होता है। आप ऐसा करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। क्वेश्चंस मैं पहले बता देता हूं और उसके बाद उसी सीरीज में उत्तर लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मुझे किस बात से खुशी मिलती है? एक काम करेंगे, एक मेरा मोबाइल नंबर लिखेंगे और फटाफट इनके, मैं टाइम नहीं दूंगा, 5-6 क्वेश्चन पूछूंगा, टाइम नहीं दूंगा, बस आपको फटाफट एक वर्ड में या एक सेंटेंस में जवाब लिखना। मेरा नंबर लिखेंगे 94। देखो भाई, अगले 30-35 मिनट तक और बातें होंगी तो सिर्फ मुझसे होंगी, क्योंकि जो अपने आप पर यहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते वो दूसरी जगह भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नंबर बातें नहीं, नंबर लिखेंगे 94-121-62807। मेरा नाम लिखेंगे RAJNEESH स्पेस TYAGI। ये 6-7 क्वेश्चन है, इनका उत्तर बहुत जल्दी देंगे और उसी सीरीज में देंगे। पहला क्वेश्चन है, मुझे किस बात से खुशी मिलती है? व्हाट्सएप करेंगे। दूसरा, मुझे दुख किस बात से होता है?
तीसरा, मेरे दुख का कारण क्या है या कौन है? नेक्स्ट, सबके उत्तर हो गए ना अभी तक? नेक्स्ट, और जो ये आंसर नहीं कर रहा होगा वो बात भी सही नहीं है। नेक्स्ट, क्या मेरे दुख का कारण मैं भी हो सकता हूं? क्योंकि अभी तक जो आपने उत्तर दिया होगा वो किसी और को दुख का कारण बताया होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे दुख का कारण मैं भी हो सकता हूं? हाँ या ना में लिखना है, यस या नो। आपस में बात नहीं, बिल्कुल एक जो गरिमा है हॉल की, उस गरिमा को बना के रखेंगे। नेक्स्ट, क्या मैंने किसी के द्वारा, सुनेंगे गौर से, कि क्या मैंने किसी के द्वारा दूसरे को तीसरे की, क्या मैंने किसी के द्वारा दूसरे को तीसरे की बुराई करते हुए कभी सुना है? हाँ या ना? सर रिपीट करिए प्लीज। क्या मैंने कभी दूसरे को तीसरे की बुराई करते हुए अपनी कानों से सुना है? यस या नो? ये रेड 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 शांत। नेक्स्ट, दूसरे की बुराई सुनते हुए कैसा लगता है? अच्छा या खराब? नेक्स्ट, क्या मैंने कभी किसी की बुराई की है? यस? रिपीट करता हूं, क्या मैंने कभी अपने मुखार बिंद से किसी की बुराई की है? नेक्स्ट, मैं अपनी खुशी किस में ढूंढता हूं? मैं अपनी खुशी किस में ढूंढता हूं या ढूंढती हूं? नेक्स्ट, क्या खुद को खुश रखने के लिए मैं अपनी मजाक बना सकता हूं? क्या खुद को खुश रखने के लिए मैं अपनी मजाक खुद बना सकती हूं?
ये एक पार्ट था। अगला पार्ट है, 3 क्वेश्चन है अगले पार्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सोच समझकर इसके लिए 30-30 सेकंड देंगे। देखो भाई, आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं आपस में बात करके। इस हॉल की मर्यादा है कि हम आपस में बात नहीं करेंगे, और जिसको मर्यादा का उल्लंघन करना आ गया वो कहीं भी करेगा। मेरे खुद की एक घटना है, और मैं बहुत समझदार था, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था उस समय, 2001 की बात है। मुझको आम बहुत अच्छे लगते हैं। कासगंज में हमारा एक कैंप था, और उस कैंप जो था वो आम के बागों में था, और जून के महीने में था जब टपका पड़ते। सारे बच्चों को, सारे जो भी कैंप में करने वाले शिक्षार्थी थे, सबको यह आदेश था कि कोई भी पड़े हुए आम नहीं उठाएगा, कोई भी लटके हुए आमों को टच नहीं करेगा, तोड़ेगा ना तो बात दूर। इवन कि अगर जाते जाते, चलते चलते तुम्हारे मुंह में आम का पेड़, आम का टूट के भी गिर जाए तो भी तुरंत निकाल के फेंकना। अब मुझे आम बहुत अच्छे लगते थे, तो जिस हौदी में हम नहाते थे, माने हौदी माने एक कच्चा एक तालाब सा, ट्यूबवेल के पास, अब मैं नहा रहा था, और मुझे जो है गोला का आम वैसे भी बहुत पसंद, और आम आके गिर गया। मैं शिक्षार्थी नहीं था, मैं शिक्षक था। 2001 की बात, उस कैंप का भी शिक्षक था। मैं अपने लालच को रोक नहीं पाया। जो हमारे एक और शिक्षक थे गंगाराम जी, वो बोले कि नहीं, छूना नहीं आम को। मैंने उस समय तो छुआ नहीं, जैसे वो चले गए तो छू लिया। बाद में मैंने जब अपनी पर्सनैलिटी का एनालिसिस किया तो मैंने कर दिया। तो ये जो हॉल है, इसकी मर्यादा है कि बात नहीं करेंगे, इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। नहीं तो जो जिस भाव जगत की बात है, जिस भाव जगत में ले जाना चाहते हैं, वहां नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये 1 + 1 = 2 नहीं है। ये सारी बात है, या 2 और 2 4 नहीं है। और इन सारे क्वेश्चंस का कोई सही उत्तर भी नहीं है, इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है, इसमें कोई भी उत्तर गलत नहीं है, लेकिन एक भाव जगत है। और ये तब उस लेवल पर तब हम लोग जा पाएंगे जब हम आपस में वार्ता नहीं करेंगे। एक अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका उत्तर थोड़ा सा सोचना है, 30 से 40 सेकंड के बीच में देना। क्वेश्चन है, मैं कौन हूं? यही लिखना। मैंने रजनीश कौन है ये नहीं लिखना। आप संजीव कौन हो, राजीव कौन हो, कमल कौन हो, सक्सेना जी कौन हो, नीलम कौन हो, राश्री कौन हो, ये सब लिखना है। मेरे बारे में मत लिखते ना, मुझे पता है मैं कौन हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सभी लिख रहे हैं ना, सभी व्हाट्सअप कर रहे हैं ना, अपना अपना नाम तो किसी ने नहीं लिखा ना, वो सबसे बाद में लिखा। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये संस्कृति विश्वविद्यालय क्या है? ये मत लिख देना विश्वविद्यालय, ये तो पता ही है। नेक्स्ट, मेरा और इस विश्वविद्यालय का संबंध क्या है? एग्जाम खत्म, अपना अपना नाम और डिपार्टमेंट लिख के व्हाट्सएप करके मोबाइल को बंद कर देंगे और जेब में रख लेंगे साइलेंट करके। आपसे मैंने कुछ चर्चा की, आपके कुछ उत्तर होंगे, आपकी कुछ मान्यताएं होंगी, लेकिन मुझे जो मोटा मोटा जो आपके उत्तर होंगे उसमें जो मोटी मोटी बातें लगती हैं, उसमें एक तो यह है कि हम जो दुखी हैं, और चूंकि हम दुखी हैं इसलिए बोलते हैं, एक टर्मिनोलॉजी आती है फ्रस्ट्रेशन एंड एडजस्टमेंट। नीलम जी, फ्रस्ट्रेशन एंड एडजस्टमेंट। न्यूयॉर्क के 73% लोग फ्रस्ट्रेट हैं और जापान के तो 90% से भी ज्यादा लोग फ्रस्ट्रेट हैं, कम है। और भारत के फ्रस्ट्रेशन के कम होने का कारण ये है कि हम अपनी असफलता को भगवान पे डाल देते हैं और ये कह देते हैं कि भगवान की यही मर्जी होगी, तो हम पागल होने से बच जाते हैं और इसको कहते हैं हारे का हरिनाम, हारे का हरिनाम। लेकिन हारे का हरिनाम जो है और ईश्वर की यही मर्जी होगी, ये हमें केवल मंदिर के कैंपस में ही हम ये भाव में हमारे में आता है। किसी दूसरे कैंपस में जाते ही हमको लगता है कि हमारी असफलता का, हमारे दुख का कारण कोई दूसरा बंदा है। मैं जो इस जीवन में कुछ नहीं कर पाया उसके कारण नहीं कर पाया, मैं जो कर नहीं पा रहा हूं तो इसके कारण नहीं कर पा रहा हूं, मैं जो नहीं कर पाऊंगा तो उसके कारण नहीं कर पाऊंगा।
तो हम अपने फ्रस्ट्रेशन का एडजस्टमेंट दूसरों की बुराई करने पे करते हैं। जैसे किसी ने बहुत अच्छा घर बना लिया, अब किसी का बड़ा घर देख के खुश कौन होता है? उसके घर के नीचे से जाएंगे हम गली में, गर्दन उठाएंगे, अब गर्दन उठाते उठाते गर्दन ही थक जाएगी, उसका घर इतना बड़ा। और फिर आगे जाके कोई मिलेगा, उससे कहेंगे देखा कैसा घर बनाया। हम भी बना सकते थे ऐसा घर, बनाया नहीं। क्यों? जमीन नहीं बेच पाए, अपना जमीन नहीं बेच पाए, इसलिए घर नहीं बना। तो घर नहीं बना पाने का जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको उसके जमीन बेचने को ठहरा कर अपने फ्रस्ट्रेशन का एडजस्टमेंट कर। हमें पता है ये गाड़ी कहां से आई है इसकी, हमें पता है वो इतना अमीर कैसे हो गया, हमें पता है उसकी नौकरी कैसे लगी। अरे तुम्हें सब कुछ पता है तो अपनी क्यों नहीं कर लिया? तो हम अपने असफलता, अपने दुख, अपनी कुंठा, अपनी सारी समस्याओं का कारण दूसरों में खोजते है उल्टा। हम अपनी समस्याओं का कारण हम खुद हैं, अपनी असफलताओं का कारण खुद है, अपने फ्रस्ट्रेशन का कारण खुद है। लेकिन ये बात हमारा ईगो हमको स्वीकार नहीं करने देता है, और अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं दूसरों की बुराई करके, बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे सफलता का अपना एक चक्र है, सेटिस्फैक्शन लास्ट में आता है सफलता, और डायरेक्ट कट माने दूसरे की बुराई करना और सेटिस्फाई हो जाना, ये सब एक तरीका होता है। और हम इससे कहीं नहीं पहुंच पाते। हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, या तो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं या सैड हार्मोन्स होते हैं। तो जब हम ये सब कर रहे होते हैं रचना अपने दिमाग के, जैसे मकड़ी बनाती है ना, अपने बनाते बनाते जाले में खुद उलझ जाती है, ऐसे ही हम भी अपने दिमाग के बनाए हुए जालों में खुद उलझते, इससे कहीं नहीं पहुंचते। और कभी ना कभी 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में हम मकड़ी की तरह अपने जाले में ही उलझकर वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए आज यहाँ हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, वो उस शिक्षक की 1, 2, 3 की तरह ऐसा है कि हम अपनी चीजों को, अपनी दुख को का कारण दूसरों को न बताएं। और अपने हार्मोन्स को चेंज ना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम बहुत सहज बने रहें, बहुत सरल बने रहें। क्योंकि जो आपने लिखा होगा, जब मैंने पूछा है कि मैं कौन हूं, तो आपने मैं के 2 चीजें बताई होंगी। एक तो फिजिक में, या एक अहंकार वाला मैं प्रोफेसर हूँ, ये अहंकार वाला मैं है, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं 30 मार खा हूँ, ये अहंकार वाला मैं है। तो एक अहम वाला मैं और एक बॉडी वाला मैं, कि मैं राजीव हूँ, राहुल हूँ, कुछ भी हूँ। तो ये जो दोनों मैं हैं,
ये दोनों में ही दुख के कारण। चूंकि आप सब लोगों से ये बात करने का उद्देश्य ऐसा था कि हम इंडिविजुअल नहीं हैं, हम सब लोग, हम चेंज एजेंट हैं। हमारे पास एक एजेंसी हमने ले रखी है दूसरों को चेंज करने की। किसको चेंज करने की? अपने स्टूडेंट्स को चेंज करने की, उनकी जिंदगी में बदलाव की। पीछे बात कौन कर रहा है? देखिए, उनकी जिंदगी में बदलाव की हमने एजेंसी ले रखी है, हमने ठेका लिया हुआ है बच्चों की जिंदगी चेंज करने का। और ये जो चेंज करने की एजेंसी ली हुई है, हम चेंज एजेंट हैं, ये काम बहुत आसान नहीं है। जैसे जितनी भी महिलाएं बैठी हुई हैं बहनों के रूप में, वो सब से एक क्वेश्चन है मेरा, पहले इनसे पुरुषों से, अगले जन्म में कौन कौन पुरुष महिला बनना चाहता है? वो हाथ खड़ा। बात नहीं, हंसने नहीं, क्वेश्चन नहीं, मजाक नहीं। अगले जन्म में कौन कौन पुरुष महिला बनना चाहता है? तो दो ने हाथ खड़ा किया, ठीक है। नीचे, अगले जन्म में कौन कौन महिलाएं पुरुष बनना चाहती हैं? हाथ खड़ा। रिजल्ट देखिए, हम बदलना नहीं चाहते। इसका उत्तर क्या है? जब पुरुष पुरुष ही रहना चाहता है, महिला महिला ही रहना चाहता है, हम जिस स्टेट में हैं, चाहे वो फिजिक स्टेट हो, चाहे मेंटल स्टेट हो, या माइंड की स्टेट हो, बात है नहीं भाई, फिर वो बिगड़ जाएगा। और वो बातें जो वास्तव में मैं ले जाना चाहता हूँ, वो नहीं ले जा पाऊंगा। तो चेंज, बच्चों में चेंज लाना इतना आसान है क्या? क्योंकि हम अपने अंदर चेंज नहीं ला सकते कि हम पुरुष हैं तो हम महिला बनने का सोच भी नहीं सकते, महिला हैं तो पुरुष बनने का सोच भी नहीं सकते। और ऐसा इसमें ही नहीं है कि जेंडर चेंज में ही नहीं है, बस ऐसा जिंदगी के हर पक्ष में ही ऐसा है कि हम चेंज नहीं चाहते। तो जब हम चेंज होने के लिए बने ही नहीं है, और सारी के सारी एजुकेशन सिस्टम चेंज करने के लिए, तो फिर ये चेंज होगा कैसे? इसलिए हम चेंज एजेंट के नाते, हम चूंकि हम मशीनों से बातें नहीं करते। एक फैक्ट्री होती है तो फैक्ट्री में लेबर होती है, और लेबर का अपना एक माइंड सेट होता है, तो वो उनकी ट्रेनिंग अलग प्रकार की होती है। हमारा तो माइंड टू माइंड कांटेक्ट का काम है। हम तो माइंड से माइंड को पढ़ते हैं और उसमें चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो अब जब हम माइंड से माइंड की बातें करते हो, तो हमें तो पता है हो कि हाँ, हु एम आई, मैं कौन हूं, हमें अपना तो पता नहीं है, और हम बदलाव ला देंगे। हिटलर के कहने से हजारों लोग जब मरते हैं, नेपोलियन के कहने से हजारों लोग जब लड़ते हैं, तो उनकी माइंड से माइंड की बातें हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से बदलाव नहीं होता, किसी के कहने से चेंज नहीं होता, लेकिन उस भाव जगत में माइंड को ले जाना होता है। और ये तब संभव होता है, हिटलर को पता था कि वो हिटलर है, गोएबल्स ने बता दिया था उसको कि तू हिटलर है। नेपोलियन को पता था, मोदी को पता है, नेहरू को पता था, गांधी को पता था, इनको पता था कि वो ये है। और जिसको पता ही ना हो कि वो कौन है, हु एम आई, दुनिया में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आजकल क्वेश्चन, सबसे ज्यादा किताबें अगर पिछले 10-15 सालों में लिखी गई हैं तो इसी पे लिखी गई हैं, हु एम आई। लोग ढूंढ ही रहे हैं कि मैं कौन हूं। अब इसके आध्यात्मिक उत्तर अलग हैं, इसके भौतिक उत्तर अलग हैं, इसके सांसारिक उत्तर अलग हैं। तो जब हम स्टूडेंट्स के बीच में हैं, या जब हम कैंपस छोड़कर एक दूसरे कैंपस में जाते हैं, जिसमें जाते ही दो छोटे छोटे बच्चे हमसे चिपटते हैं, उस समय भी क्या हमें पता होता है, वहां हम बाप हैं, वहां हम पति हैं,
तो या हम माँ हैं, वहाँ पत्नी हैं, वहाँ हमें पता है, वहाँ हमें हमारा रोल भी पता है। क्या हमको एजुकेशनल कैंपस में रहते हुए इसके अलावा कि हम प्रोफेसर हैं, इसके अलावा ये रोल पता है कि हमें करना क्या है? हमें हमारे सामने हमारे बच्चे का अगले 12 साल का नहीं, पूरे 20 साल का रोड मैप तैयार है कि इसको इस साल में ये होगा, इस साल को ये होगा। और जो बच्चे उन बच्चों का भविष्य जिस कैंपस पे डिपेंड है, उस कैंपस के बच्चों का भविष्य का रोड मैप हमारे दिमाग में है क्या? तो हमें तब ये ढूंढना है कि मैं कौन हूं और ये कैंपस क्या है और इस कैंपस से मेरा संबंध क्या है। ये 3 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण। और ये एक दिन आज 21 जनवरी को ही नहीं सोचना है, ये रोज, जैसे रोज कप धोकर ही हम चाय पीते हैं, ऐसे ही अपने माइंड को धोकर ही रोज क्लास में जाए। और ये अपने आप से ही पूछते रहना कि मैं कौन हूं। उत्तर नहीं मिलता इसका, मैं कौन। जिसने जो उत्तर लिखा होगा सब सही उत्तर है, लेकिन साथ साथ जितने भी उत्तर लिखे होंगे सारे के सारे गलत भी होंगे। कोई निश्चित ना उत्तर सही है ना गलत है, क्योंकि हमारा रोल सिचुएशनल है। सिचुएशन बदलते ही हमारा रोल बदल जाता है, सिचुएशन बदलते ही हम बदल जाते हैं और हम वहां उत्तर ही बदल जाता है। इसलिए हम हमारे पास लोग आते हैं। पहले मुझे बड़ा शौक था दोस्ती करने का, अब डरता हूं दोस्ती करने से। क्यों डरता हूं? इसने मुझसे दोस्ती करी आज, और इसमें मैंने व्यंग लिखा था, मेरे अलग छपा भी था, बड़ा फेमस हुआ वो व्यंग, आज से 10-12 साल पहले छपा था। व्यंग का टाइटल था तीसरी नमस्ते। हम शादी में गए, किसी ने मिला, भाई साहब नमस्ते, और वो नमस्ते हो गई। हमें भी अच्छा लगता था, इतने लोग हमें नमस्ते कर रहे हैं, हमें लग रहा था कि हमारी विजिबिलिटी बढ़ रही है और हमारा फॉलोइंग बढ़ रही है। फिर वो 2-4 दिन बाद घर पे आ जाता था, भाई साहब नमस्ते, दूसरी नमस्ते हो गई। अब तीसरी नमस्ते के लिए किसी को पकड़ के लाता था, भाई साहब ये हमारा काम है, ये करना। तो मैंने नमस्ते नहीं बंद कर दिया, क्योंकि नमस्ते मतलब काम, दोस्ती मतलब काम। जितने ज्यादा लोगों से दोस्ती होगी उतने ज्यादा काम बताएंगे। काम क्यों बताएंगे? क्योंकि अभी मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं, मुझे पूछना चाहिए था कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी 4 समस्याएं कौन सी है। हर आदमी 4-4 समस्या लिए बैठा। मेरी ये समस्या है, एक समस्या नंबर 1, ये तो पता नहीं नंबर 1, 2, 3 कौन सी है, ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ 4 समस्या है, हर किसी की है। अब किसी से दोस्ती करो तो उसकी 4 समस्या और अपने ऊपर ले लो। तो ये जो समस्याएं हैं, 4 समस्या है, 8 समस्या है, या मिनिमम एक तो हर किसी की है, या कोई उसको समस्या लगता है या लगती है। तो इससे एक जो लेबर होती है, जो फैक्ट्री के वर्कर होते हैं, उनकी समस्याओं का मशीन से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि मशीन स्किल है, हाथों से काम होता है। लेकिन प्रोफेसर्स की समस्याओं का स्टूडेंट्स के जीवन पर इम्पैक्ट आता है। संस्था के वातावरण पर इम्पैक्ट आता है। एक धर्म था दुनिया में, जैसे फॉलोअर्स होते हैं, भाई ये धर्म वो धर्म। अब वो वास्तव में रिलीजन होते हैं, पंथ होते हैं,
तो एक पंथ था, और उस पंथ को खत्म होते 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 केवल 4 ही लोग बचे थे। वो चारों वन में रहते थे। वो एक गुरु के पास गए, जाके बोले कि गुरुजी, हम तो बड़ी भारी समस्या से जूझ रहे हैं कि क्या कि हमारे कोई चेले ही नहीं बनते, हमारे तो कोई अनुयायी नहीं बनते, हमारा धर्म तो हमारे मरने के साथ ही खत्म हो जाएगा, हम क्या करें। तो गुरुजी समझ गए प्रॉब्लम कहाँ है। गुरुजी ने कहा कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा धर्म कैसे बढ़ेगा, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि तुम चारों में से कोई एक सबसे बड़े धर्म का परिवर्तक होगा। चारों आए, चारों पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। चारों ने सोचा मैं भी परिवर्तक हो सकता हूं, मैं भी परिवर्तक हो सकता हूं, मैं भी परिवर्तक हो सकता हूं। और वो 4 से 24 हुए, 24 से 24,000 हुए। तो जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग के मन में ये बात हो कि मैं ये हो सकता हूं, मैं इतनी तरक्की कर सकता हूं, हमारा पंथ तरक्की कर सकता है, तो जैसे वो पंथ तरक्की कर सकता है ऐसे कोई भी संस्था तरक्की कर। ये होता है मोटिवेशन। तो हम सब अगर हम वर्कर हों तो अपने मैनेजर पर डिपेंड हो कि भाई वो चाबी भरेगा, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। लेकिन हम वो तो है नहीं, हम तो चाबी भरने वालों में से, हम तो वही राम है जो चाबी भरते हैं। तो इन सब चीजों पर विचार करते हुए और बाद में हमें मैडम का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उससे पहले एक बात कहता हूं। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इसको सोचने के बाद दुख में थोड़ी सी कमी आएगी। एक पुरानी फिल्म का गाना है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और मथुरा के लिए संतोषानंद जी जिन्होंने एक गाना लिखा है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी। और उसकी फिलॉसफी तो संतोषानंद जी ने लिखते समय पता नहीं क्या सोच के लिखा होगा। क्या है वो? आना है जाना है, जीवन का मतलब तो कुछ भी दुख का कारण नहीं है। इसलिए अपने दुख का दोष दूसरों को नहीं देना, किसी दूसरे में अपने दोष को का कारण नहीं ढूंढना। अब मुझे ये तो नहीं लगता, मैं ये मानता भी नहीं कि बोझिल बातें हुई होंगी। बस ये जैसा जब हम आए थे तो 2 मिनट के लिए मौन रख के अपने तीसरे नेत्र पर केंद्रित करते हुए अपने अंदर झांकने की बात थी। तो मेरी पिछले 40-45 मिनट की बातें भी अपने अंदर झांकने का ही प्रयास है। अभी भगवान ने हमें बनाया दूसरों के घर में झांकने के लिए। ऐसा हमें लगता है कि हम वहां झांक रहे हैं, उसकी खिड़की में झांक रहे हैं, और ऐसी हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है दूसरों के घरों में झांकने की। पिछले 40-45 मिनट में अपने अंदर अपनी ही खिड़की में झांकने की कोशिश की। तो आज के बस इतना सा ही था। मैं मैडम से निवेदन करता हूँ, एसडी मैम से, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैडम का जो अनुभव है
जैसे आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, मैन हैंडलिंग करते हैं, मशीन हैंडलिंग नहीं करते। इसी तरीके से जो मैन हैंडलिंग का काम है उसमें वीमेन भी आ जाती है, मैन जब बोलते मैन, उसमें उनको हम सबसे एजुकेशनल लाइन में हम सबसे ज्यादा निभाते। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सोचकर क्या हुआ, और मुझे मैंने बात करने की कोशिश तो की थी मैडम से कि आज हमको किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन चूंकि वो बिजी थी तो ये तो बात हुई नहीं किसी विषय पे। तो जो मुझे ठीक लगा उस विषय पे मैंने चर्चा की, और ये क्रम चलता रहेगा कि हर सैटरडे को, अधिकतर सैटरडे हम सब लोग आपस में बैठेंगे, और ये ऐसा ही है जैसे साप्ताहिक मिलन जैसा, और ये ऐसा ही है कि केमिकल बॉन्डिंग जैसा। तो बॉन्डिंग के लिए हम सब लोग प्रति सप्ताह यहाँ बैठेंगे, और मेरे इस विषय को कंक्लूड करने के लिए मैं मैडम को आमंत्रित करता हूँ कि कृपया इसको कंक्लूड करने की कोशिश।